जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शाहिद ख़ान के ऊपर। ये शाहिद आफ़रीदी नहीं, शाहिद ख़ान है। और ये कौन है मैं बताती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। मैं सिर्फ़ ये बता दूँ कि ये जो मैं एक आँख वाली वीडियोज़ कर रही हूँ कुछ 1 हफ़्ते से, ये उसके अंदर आखिरी वीडियो है। और अब मैं एक आँख वाले ग्रुप के ऊपर काफ़ी समय तक ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगी। उसके पीछे का कारण ये है कि कल मेरी जो मलाला वाली सेकंड वीडियो है ना, 9 अक्टूबर जिसमें लिखा हुआ है, ये वो 2 अक्टूबर पंजी वाला नहीं, ये 9 अक्टूबर है। इसका जो ये कल वर्ल्ड वाइड 2 दफ़ा ब्लॉक हुई है। इसकी जो विज़िबिलिटी थी वो ब्लॉक हो गई थी। मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, इस वज़ह से ये वीडियो भी आज 7 घंटे पहले हम लोगों ने अपलोड यानी अब अपलोड नहीं, पब्लिक की है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के बाद एक आँख वाले पे बात नहीं करेंगे। मुझे खुद भी सुन बोल बोल के ना उलझन हो रही है, मेरा दिल भर चुका है इस टॉपिक को। बाद में हम दोबारा से जब मैं इंटरनेशनल टॉपिक स्टार्ट करूँगी तो फिर हम इसमें ज़्यादा इसके अंदर डिटेल और सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब शाहिद ख़ान साहब कौन है? ये वो इंसान हैं, ये वो इंसान हैं जो पाकिस्तान से थे लेकिन अब पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि 1991 में इन्होंने अपनी सिटीज़नशिप को गिव अप कर दिया था। खैर, ये आज से 50-55 साल पहले, ये अभी 72 साल के यानी 72 साल के हैं। तो आज से 50 साल पहले, मेरा ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि 50-55 साल पहले ये पाकिस्तान लाहौर से जाते हैं अमेरिका, एक अमेरिकन ड्रीम लेकर आँखों में, और इनकी पास सिर्फ $500 जेब में होते हैं। ये जाते हैं और ये अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। अच्छा, अब खैर ये वैसे सद्दाम हुसैन के नहीं लग रहे, क्या होते हैं, गुमशुदा भाई या जुड़वा भाई। और ये अपने टाइम के बड़े हसीन तरीन मर्दों में इनका शुमार होता है। अमेरिका में इनके ऊपर बड़ी मॉडल जो लड़कियां मरती थी। ये बिलीनियर तो बहुत बाद में बने हैं, लेकिन ये इनका एक बड़ा कलरफुल सा टाइम रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये प्ले बॉय हैं, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग था जो लगा रहा। लेकिन इनके ऊपर लड़कियां मरती बहुत थी, पता नहीं मर्दों मर्दों कह रही हूँ, सॉरी, लड़कियों को क्या इनमें हसीन लगता था। शायद ये मूछें अच्छी लगती होंगी, टर्किश मूछें हैं ये इनकी। ये पता नहीं, यानी लड़कों लोगों को खैर ये बहुत हसीन लगते थे। मुझे तो खैर क्या मैं बोलूँ, ये तो मेरे अब्बा की भी उम्र के हैं। चलिए वापस चलते हैं और हम शुरू करते हैं। ये कि ये पिरानी जब आए पाकिस्तान से अमेरिका, तो इन्होंने, ये इंजीनियर थे, ये इन्होंने काम किया एक कंपनी में जिस कंपनी का नाम था फिक्स एंड गेट। मैं इनकी पूरी बचपन की हिस्ट्री में नहीं जा रही, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये जल्दी से वीडियो ख़त्म करना चाह रही हूँ। फिक्स एंड गेट एक कंपनी थी जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स या जो नॉर्मल पार्ट्स वगैरह गाड़ियों के जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरर थी, उनकी सप्लायर भी थी। तो ये गाड़ी की उस कंपनी में काम करते थे। फिक्स एंड गेट उस कंपनी का नाम था। फिर इस कंपनी का दिवालिया निकला 1980 में। इन्होंने अपने ही फॉर्मर एम्प्लॉयर से ये कंपनी ख़रीद ली, जब कंपनी बिल्कुल दिवालिये में जा चुकी थी। तो इन्होंने उस कंपनी को ख़रीदा, ये उस कंपनी के ओनर बने, और जैसे ही इस कंपनी के ओनर बने तो इस कंपनी को एक कमर्शियल लेवल पर सक्सेस मिली। आज ये तकरीबन हर बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े कार के ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनको ये पार्ट्स जो हैं सप्लाई करते हैं। ये कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हैं। अभी इनफैक्ट 2022 में ही इनका जो रेवेन्यू था वो कुछ 8.9 बिलियन या पता नहीं कितना था। ख़ुद इनकी जो अपनी है वो मेरे ख़्याल से कुछ कम है, लेकिन जो इनकी कंपनी का रेवेन्यू है ओवरऑल वो 8.9 या कुछ ऐसा काफ़ी, यानी ये अमीर तरीन, कमर्शली अमीर तरीन इंसान है। तो इनका ये फिक्स गेट में यही काम था। और अभी इन्होंने कोई फोर्ड के साथ भी डील वगैरह साइन की है। ये बस यही इनके बारे में बात थी। उसके बाद हम आते हैं, ये बात मैं बता चुकी हूँ कि मैं बताती हूँ कि ये एक आँख वाले के क्यों मेंबर बने में, वो गाड़ियों के एक्सीडेंट करवाने के लिए तो नहीं, लेकिन क्या है उसके पीछे कारण मैं बताती हूँ। फिर 1991 में इन्होंने पाकिस्तान की जो सिटीज़नशिप थी उसको गिव अप कर दिया था, क्योंकि इनको पाकिस्तान पसंद नहीं था। इनको पाकिस्तान से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। 17 साल की उम्र में जब ये पाकिस्तान से निकल कर अमेरिका आए, टीनेजर थे, तो इनकी जो सारी सोच थी, जो इनका माइंड सेट था, वो सारा गोरों वाला हो गया। इन्होंने हैं ये नाम के मुस्लिम, लेकिन ये मुस्लिम है नहीं, यानी ये प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी। इनफैक्ट कि ये किसी भी धर्म को मानते नहीं हैं। इनकी जो पत्नी है, कहाँ गई इनकी खूबसूरत सी पत्नी, जो मुझे ये रही इनकी पत्नी, जो बिल्कुल एक
टिपिकल जो गोरी अमेरिकन नहीं होती वही लगती इनकी पत्नी। खैर, इन्होंने अपनी पत्नी से शादी की। इनकी पत्नी अपने धर्म को करती हैं, जो भी करती हैं, इनका कोई धर्म खुद नहीं है, ये किसी भी धर्म को मानते नहीं है। दूसरा एक और चीज़ जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनका नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ना इनको नहीं शौक़। ये अपने आप को पाकिस्तानी कहना भी नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट कि ये इतने चेंज हो चुके हैं कि उन्होंने अपने शाहिद नाम को शाद कर दिया है, शाद खान कर दिया। और इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के जो नाम हैं वो अंग्रेज़ी नाम इन्होंने रखे हैं। ये चाहते भी नहीं है कि इनका किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ जुड़े, जो कि इनकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। 1991 में ये वैसे ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को अलविदा कह दिया था, नेशनैलिटी को भी पाकिस्तान की लात मार कर। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इनसे विनती करते रहते हैं कि आप वापस पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो सारा सीन है उसको उठाएं, क्योंकि यहाँ आगे जो मैं बात कर रही हूँ वो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। तो हम चलते हैं। इन्होंने 2012 के अंदर जो है NFL की 32 टीमों में से एक टीम अपने नाम ली, और इन्होंने वो टीम जो थी वो थी जैक्सनवाइल जैगुआर्स, जिसको इन्होंने 2012 कह रही हूँ 2012 में ख़रीद ली थी। ये एक और भी जो चीज़ है जो आपके जहन में होनी चाहिए, NFL जो है उसके 32 के 32 ऑनर्स में से ये एक उन 3 लोग ऑनर्स में से हैं जो मैन ऑफ कलर हैं, जो कि अमेरिकन बॉर्न्स नहीं हैं और जो अमेरिकन शक्ल थोबड़े के नहीं हैं, यानी मैन ऑफ कलर हैं। एक मेरा ख्याल से उनमें से शायद कोई चाइनीज़ या पता नहीं कहीं और का है, मुझे याद नहीं है। एनीवेज़, खैर ये मैं सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इनका एक आंख वाले ग्रुप से क्या ताल्लुक़ बनता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने जैक्सनवाइल जैगुआर जो है 2012 में ख़रीदी। फिर 2013 में ये गए और इन्होंने UK का फुलहम FC को जो है वो फुटबॉल क्लब जो है उसको उन्होंने 2013 के अंदर ख़रीदा। और फिर उसके बाद हम 2013 के बाद हम जाते हैं 2019 के अंदर, जहाँ पर ये इनके बेटे हैं। ये इनके बेटे कम और पता नहीं कंफ्यूज इंसान ज़्यादा लगता है। खैर, बाप की जितनी पर्सनैलिटी है ना बेटे की उतनी नल्ली पर्सनैलिटी है। बेटे की कोई पर्सनैलिटी नहीं, देख कर ही बेटे को हंसी आती है, उसको दिल करता उठाकर किसी सिटकॉम में भेज दो। खैर, फिर बाप और बेटे ने एक रेसलिंग क्लब खोला, ठीक है। और उस रेसलिंग क्लब का जो नाम था ना, जब आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रेसलिंग क्लब का जो यहाँ नाम है, अगर आप इस पर गौर फरमाएं करीब से तो आपको पता चलेगा कि ये बेटा ही है। बेटे ने भी बड़े गिरगिट की तरह रंग बदले। ये है ऑल एलीट रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो एलीट जो सीक्रेट सोसाइटी है एक आंख वाली, वो उसका नाम ही एलीट क्लब कहा जाता है, उसे भी एलीट क्लब कहा जाता है। तो ये इन्होंने रेसलिंग जो क्लब खोला, ये WWE को टक्कर देने के लिए खोला, यानी उसके कंपटीशन में उन्होंने ये क्लब खोला है। और ये पूरे स्पोर्ट्स सीन को, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, इसमें इन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को ख़रीद के रखा हुआ है। इनफैक्ट कि NFL के अंदर ये पहले एक ऐसे ऑनर होने वाले हैं जो मुमकिन है कि फ्यूचर में NFL की एक और टीम को भी ख़रीद लें, जो कि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन इनके लिए ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है कि ये शायद हो जाए कि ये NFL की एक और टीम के साथ ये हैं डिस्कशन में, और ये NFL की एक और भी टीम को ख़रीदने वाले हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इसी से रिलेटेड है, और इसी ही वजह से ये एक आंख वाले ग्रुप के जो मेंबर हैं ये बने हैं। और ये क्यों बने हैं? क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स का पूरा सेक्टर है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, क्योंकि अभी शुरू हुए तो मेरे जहन में वो भी हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो फीफा हो, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, जो स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े जो मेंबर्स होते हैं, जो मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, प्लेयर्स तो जो बहुत ही टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो ठीक है इस एक आंख वाली ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, जो कि इंतहाई हाई लेवल के मेंबर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत दिग्गज बड़े बड़े नाम, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्पोर्ट्स बिना शर्त के, बिना बैट के, बिना मैनिपुलेट किए ना खेला जा सकता है, ना ही जीता जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि एक प्लेयर जो है वो सिर्फ अपनी केवल कला दिखाकर, अपना स्किल दिखाकर कोई ट्रॉफ़ी जीत कर घर ला सकता है या अपने नाम कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट कर सकता है, तो इसमें फिर आप लोग बहुत क्यूट हैं। ये बड़ी बड़ी जो बैटबाजी होती है, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, किस टीम को बचाना है, किसको नहीं बचाना, और उसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि वो टीम के जो मेंबर होंगे या वो उस क्लब के जो मेंबर होंगे वो हमारे एजेंडा को लेकर आगे स्पिन करेंगे नहीं करेंगे। जो करते हैं उन्हीं की जीत होती है, जो लोग नहीं करते वो हारते रहते हैं।
चाहे उसके कि वो कितने भी बेहतरीन प्लेयर्स हों। और ये सिर्फ एक फ़ुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी, सबके लिए ओवरऑल यहाँ पर बात हो रही है कि गोल्ड मेडल लेना, सिल्वर, ब्रॉन्ज़, वर्ल्ड कप्स, टूर्नामेंट जीतना, फलाना ढिमकाना, ये सब के ऊपर इनके हेड होते हैं हर, या तो उनकी टीम के मेंबर, या नहीं सॉरी टीम के मेंबर नहीं, टीम के ओनर, या फिर जैसे ये जो पूरी NFL हो गई या फुटबॉल क्लब लीग्स हो गई, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इनके जो एक आध कोई मेंबर होते हैं वो इस जगह को में के एक आंख वाली जगह के मेंबर होते हैं, और वो अपनी सारी टीम्स और उन सारी टीम्स के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी पीछे एक वीडियो की थी, कहाँ गई, अगर मेरे ख्याल से मुझे याद आ जाए कौन सी वाली वीडियो थी, ये थी वो वीडियो जहाँ पर मैंने बताया था कि सलमान खान को बेबी पेंगुइन के द्वारा ये पता चल चुका है कि सुशांत जो है वो ज़िंदा है। लेकिन मैंने एक बात ये बताई थी कि हत्यारों की जो लिस्ट है उसकी सबसे बॉटम में बेबी पेंगुइन पूरे बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जिनको एक्सेस था सुशांत सिंह राजपूत का। मेरे ख्याल से सुशांत की कहानी जो थी 1.5 साल की, मैंने उसमें भी शायद एक्सप्लेन किया होगा, मुझे याद नहीं है। मैं इन दोनों का लिंक डाल दूँगी अगर मुझे याद रहा। तो क्या होता है कि आप सारे प्लेयर्स को तो मेंबर नहीं बना सकते ना इस जगह का, यानी ये जगह एलीट क्लब है ना, ये कोई ऑर्फन हाउस तो है नहीं तो कि यहाँ पर हर कोई आ जाए उठ के या एकदम। तो ये उसमें क्या होता है कि हर जगह की एक प्रिंसिपल कह लें, एक हेड कह लें, एक लीडर कह लें, जो रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है स्पोर्ट्स सेक्टर में, हालांकि NFL के जो डायरेक्ट कोई एक मेंबर हो सकता था उसको भी हम लाकर यहाँ पर रख सकते थे और हमारे लिए काफ़ी हो जाता है कि एक मेंबर भी है। लेकिन क्योंकि NFL जो है वो अमेरिका के अंदर है, वहाँ से ये बनाई गई है, और ये तकरीबन इसके सारे ऑनर्स तो नहीं, 32 के 32 ऑनर्स तो इस जगह की नहीं है, लेकिन इनमें से ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑनर्स हैं। जैसे NFL में इनको एक और टीम भी अब दी जा रही है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, इन्होंने फुलहम भी ख़रीद के रखी हुई है, UK की फ़ुटबॉल क्लब को भी ख़रीद के रखा हुआ है। अब इन्होंने एक WWE को टक्कर देने के लिए, WWE के जो मेरे ख्याल से इस वक्त चेयरमैन हैं या जो CEO हैं, उनका नाम भी कुछ खान करके, एन से मुझे इस वक्त नाम बिल्कुल उनका याद नहीं आ रहा है, तो उनको टक्कर देने के लिए, यानी वो 1953 में WWE यानी WWE जो है वो खुली थी। तो आज से कितने साल, अभी 100 साल तो खैर नहीं हुए, लेकिन आई मीन कोई 70-80 साल पहले यानी बाद अब उन्होंने एक ये खोली है जो ये आगे बहुत जाने वाली है। WWE रेसलिंग जो इलीट ही रेसलिंग है, यानी इस क्लब का मतलब ये है कि इस क्लब में जो लोग खेलेंगे, ये जो एंटरटेनमेंट क्लब रेसलिंग का खोला गया, इसमें वही इलीट मेंबर्स या बड़े बड़े रेसलर्स खेलेंगे जो उस एजेंडा को स्पिन करने के लिए होंगे। ठीक है, अब स्पोर्ट्स का बाकायदा तौर पर एजेंडा होता है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो प्लेयर होता है, उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है। जितनी उसके पास पावर होती है वो होती है जनता से, लोगों की वजह से। एक सेलिब्रिटी, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, स्पोर्ट्स से हो, कहीं से भी हो, अगर वो कोई इतना ख़ास काम करने वाला नहीं होता, उसकी कोई औकात नहीं होती है, सवाए इसके कि उसके फैंस होते हैं। तो जिसके फैंस होते हैं वो ज़्यादा आसानी से एक एजेंडा को स्पिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहती हूँ कि आप लोग शायद किसी पॉलिटिशियन की या किसी टाइकून की बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी कोई बात करेगा, किसी भी चीज़ को प्रमोट करेगा या कुछ भी करेगा, आप सुनेंगे, आप उस बात पे अमल भी करेंगे, या कोई चीज़ बेच रहा होगा तो उसको ख़रीदेंगे भी, या उसका जो भी थॉट प्रोसेस होगा वो अपने अंदर, आपकी सोच के अंदर भी बदल सकता है। तो आप उसकी थॉट ऑफ स्कूल के साथ भी चलेंगे, तो उनके पास ये पावर होती है। समझ आ रही है बात? तो ये जैसे यहाँ पर प्रिंसेस डायना हो गई, नहीं प्रिंसेस डायना नहीं सॉरी, माइकल जैक्सन हो गए, या ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाला वो जो लड़का था जिसका कार में एक्सीडेंट हुआ था, ये लोग जो भी हो गए जिनके बड़े बड़े, जैसे अभी भी आप यहाँ पर बियॉन्सी को ले लें, या ये जो भी यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने ये कौन है, रोनाल्डो, क्या है वो, CR7 क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम भी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मेरे आज दिन बहुत मेरा बुरा चल रहा है। खैर, तो ये जितने भी यानी लोग होते हैं ना, इनके पास ये कुछ करते नहीं हैं, ये सिर्फ उस एजेंडा को सामने लाकर स्पिन करते हैं। जैसे यहाँ पर मलाला हो गई, मलाला को इतना बड़ा विक्टिम और एकदम सामने लाकर ब्रांड भी इसलिए बनाया गया कि वो जो एजेंडा है वो उनको ये लोग स्पिन कर सकें। तो इनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं। अब क्या हो गया कि ये जो सारे प्लेयर्स वगैरह हो गए, ये उन सारी टीम्स और उन सारे रेसलर्स और पूरी जो स्पोर्ट्स का सीन है, ये उसमें एक समझें कि स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, हर जगह के बोर्ड मेंबर्स होते हैं,
तो ये जो फुटबॉल क्लब या NFL खाली इसके ही बोर्ड मेंबर्स नहीं होते, पूरी इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बोर्ड मेंबर होता है जो दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स या टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है ना, उनमें वो बैठे होते हैं, तो वो जो टेबल होती है ना, वो टेबल के जितने मेंबर्स होते हैं वो एक आंख वाली ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो ये समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो आपके देश की फुटबॉल टीम हो, किसी भी देश की फुटबॉल टीम हो, चाहे वो NFL से हो, चाहे वो FC से हो, UK की जो FC है, कहीं से भी हो, ये उसकी एक स्पेशल टेबल होगी, उसके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कह लीजिए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से कह लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये NFL की खाली वजह से, ये फुलहम की वजह से, या एलीट रेसलिंग क्लब की वजह से ही ये यहाँ के मेंबर नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स का सीन है, जिसके सेक्टर फुटबॉल और रेसलिंग के सेक्टर के जो बोर्ड मेंबर्स की टेबल है, उस के सारे मेंबर्स में से एक टेबल पे ये बैठते हैं, और उस टेबल की वजह से इनको यहाँ पर इस जगह की टेबल का एक एक्सेस मिल चुका है। क्योंकि मैं यहाँ स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, तो ये स्पोर्ट्स सीन में दुनिया के 10वें रिचेस्ट, पूरी दुनिया के 10वें रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर हैं। ये कोई खाली फुटबॉल टीम की वजह से नहीं रिचेस्ट, ये पूरी दुनिया के जितने स्पोर्ट्स ओनर्स हैं ना, दुनिया में 10वीं रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर हैं, इस वजह से ये यहाँ के मेंबर हैं। वरना आप ये कहेंगे कि भाई बास्केटबॉल की भी टीम्स होती हैं, फलां की भी टीम्स होती हैं, हॉकी की भी होती हैं, क्रिकेट की भी होती हैं, ना सिर्फ टीम्स होती हैं, उनकी लीग्स होती हैं, उनके बड़े बड़े क्लब्स या ग्रुप्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, ये ओवरऑल पूरी दुनिया के 10वें रिचेस्ट हैं। इस वजह से स्पोर्ट्स के सीन में इस वजह से यहाँ पर है, और उसी की वजह से इनको यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े टेबल की वजह से इनके अंडर जितनी बाकी और टीम्स आती हैं, मैं ऑनरशिप की बात नहीं कर रही, दुनिया के 10 रिचेस्ट की वजह से इनके अंडर जितने लोग आते हैं, इनडायरेक्टली जितनी टीम्स आती हैं, ये उन सबको भी हेड करते होंगे इनडायरेक्टली, यानी उनके आगे उनके फ्रंटमैन होंगे, लेकिन ये उन सबके बाप होंगे जब ये 10वें रिचेस्ट इंसान हैं। और ये उस वजह से यहाँ पर उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इस एक अंक वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब ये सोच लीजिए कि कोई एजेंडा तो होगा कि ये कुछ तो बहुत फ़ायदे वाले होंगे ना, कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट बंदा जो मुस्लिम भी है, $500 जेब में लेकर आता है आज से 50 साल पहले अमेरिका में, और अमेरिका उसको एक बिलीनियर बना देता है रातों रात। कितने लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान लीगल तरीके से, बिना दो नंबरी लीगल तरीके से नहीं बनता, 2 नंबरी करनी पड़ती है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ नहीं, बल्कि उन लाशों के ढेर का होता है, जिनकी लाशों पे कदम रख रख के, सीढ़ी बना बना के ये स्टॉप पर पहुँचते हैं, जिस स्टॉप पर हम जैसे लोग कभी भी नहीं पहुँच सकते, जिनके अंदर इंसानियत होती है, जिनके अंदर दिल में, जो सीने में दिल होता है, वो दिल होता है, पत्थर नहीं होता, जज्बात होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनके अंदर खुदा तरसी होती है, खुदा का खौफ होता है। आप कभी भी देख लें कि एक ऑनेस्ट इंसान या एक ऑनेस्ट व्यापारी या कोई भी इंसान, वो ज़िंदगी में सच्चाई के उस पर चलते हुए कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आपको 2 नंबरी करनी पड़ती है, आपको दूसरों के राइट्स और हक मानने पड़ते हैं, और बीच बीच में आपको लोगों को भी मारना या मरवाना पड़ता है, और उन्हीं की लाशों पे लाशें चढ़ाकर आप अपनी एक सीढ़ी बनाते हैं, और फिर उस सीढ़ी से चढ़ चढ़ के आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली आप कहते हैं ना कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो मेरी लाश पे से तुम्हें फलांग के जाना पड़ेगा। तो ये लिटरली जो ये मुहावरा है, ये ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया कि इनको दूसरों की लाशें बिछाने में आधा सेकंड नहीं लगता है, और ये लाशें ही बिछती हैं हर सक्सेसफुल इंसान जो बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल है दुनिया के अंदर। तो ये मत सोचिए कि भाई उनकी लक थी या उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होगी, सही टाइम पर सही निर्णय ले लिया होगा, ऐसा हो गया। नहीं, मेहनत तो गधा सबसे ज़्यादा करता है, पर देख लें गधे का क्या हाल है। तो असल में गधे, हम लोग सब गधे हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं, आप गधे ही रहेंगे हमेशा। ये मत समझिए कि मेहनत करके आप वो टाइकून बन जाएंगे, बिजनेस मैग्नेट बन जाएंगे या कोई सेलिब्रिटी बन जाएंगे। नहीं, ये आप लोग क्यों अगर ये आप इस तरीके से सोच रहे हैं। ज़िंदगी में ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए, और वो सीढ़ी जो है वो लकड़ी से नहीं बनेगी, मेहनत से नहीं बनेगी, वक्त से नहीं बनेगी, उसमें आपको लाशें बिछानी पड़ेंगी। और लाशें लिटरल सेंस में भी और मेटाफोरिकली भी मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि लाशों से मुराद ये कि आप दूसरों के ड्रीम्स को मारेंगे, उनको दफनाएंगे, उनकी भावनाओं को कुचलेंगे, उनके इमोशंस को दबा के दफना देंगे,
वो भी कि जैसे आपके साथ कोई साइड में खड़ा है कंपटीशन में, तो आप उसको हराएंगे 2 नंबरी कर तो वो इंसान, जो सच्चा इंसान आपके साथ खड़ा था, वो तो हार जाएगा अपनी सच्चाई की वजह से। आप 2 नंबरी पीछे से बैक डील कर आगे हो जाएंगे, तो आप उसकी भी लाश गिरा रहे हैं, यानी उसकी सपनों की लाश भी गिरा रहे हैं। तो ये काफ़ी उस सेंस पे मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं और इन लोगों के कोई ना कोई मकसद होते हैं, एजेंडा होता है। तो ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, और ये जहन में रखिए कि चाहे वो ओवरसीज़ इंडियन हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, जिनके लोगों के साथ ओवरसीज़ का नाम लगता है, इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी और देश की, वो गिव अप कर दी है, तभी उनका नाम ओवरसीज़ कर लग रहा है। अगर वो NRP या NRI होते हैं तो उसमें ये होता है कि उन्होंने 2 पासपोर्ट्स रखे हुए होते हैं। पाकिस्तान से तो शायद मेरा ख्याल से अनुमति है कि आप 2 पासपोर्ट्स रख सकते हैं, इंडिया से नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन खैर जो भी है, NRP हैं ये नहीं है, या आप इनको NRP तो इनको खैर नहीं कहेंगे, इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहेंगे, कि इनका ओरिजिन पाकिस्तान का था। ये 17 साल की तक सिर्फ पाकिस्तान में रहे, फिर ये भाग गए और उसके बाद ये कभी पाकिस्तान पलट कर भी नहीं आया। पूरा पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है कि आप आइए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सीन में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ये क्यों करेंगे? इनको पाकिस्तान से तो वैसे भी कोई अपना रिश्ता रखना नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जब इनको फ़ायदा ही नहीं तो ये क्यों जाएंगे? आखिर में एक ही व्यापारी बंदा है, तो कोई भी इंसान कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ उसको पता हो कि नुकसान हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम के हिसाब से जिस टेबल में के अंदर उनका जो ऑनर बैठता होगा ना, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, मैं वो नॉर्मल ऑनर की बात नहीं कर रही कि आप ICC के ऑनर का नाम देख के कहेंगे, नहीं, वो ऐसे नहीं, उनके भी ऊपर ऑनर्स होते हैं, डिफरेंट होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम डिटेल में फिर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतना कंफ्यूज भी नहीं करना चाह रही। तो बस ये बात थी। तो ये इस वजह से जो है अंकल साहब मूँछों वाले सद्दाम हुसैन के जुड़वा भाई, ये इस वजह से एक आंख के मेंबर हैं। बाकी पाकिस्तान से जो होंगे वो सब के सब चाइनीज़ कल्ट ग्रुप जो है उधर मेंबर होंगे, उधर उनको बेनिफिट्स होंगे और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स वगैरह होंगे। सेलिब्रिटीज़ तो खैर पाकिस्तान से नहीं है, बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ही नहीं है। अगर आपके पास फ़ैन फॉलोइंग ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो आप पावरफुल नहीं है। सेलिब्रिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसकी फॉलोअर्स होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देख लें, चाहे निकी मिनाज हो, चाहे ये किम करदाशियन की सारी पता नहीं प्लास्टिक वाली बहनें हों, या और कोई भी हो, ये देख लें अपनी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया और सोशल हैंडल्स पर भी इसलिए फेक डाल कर रखते हैं कि इनको लगे कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। तो खैर ये पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इंडिया टक्कर में ज़रूर है, इंडियन सेलिब्रिटीज़ टक्कर देते हैं हॉलीवुड के किसको, यानी हॉलीवुड के स्टार्स को या इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स को। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये अनुष्का का जो पति है, मुझे उसका सब नाम भी याद नहीं आ रहा है, वही शायद 200 मिलियन, पता नहीं कितने कितने, नहीं पता नहीं, हाँ 200 मिलियन नहीं 200, हाँ पता नहीं कितने क्रॉस कर चुका है इंस्टा वगैरह पे। तो वो पावरफुल बंदा हो सकता है, लेकिन स्टिल अभी भी ये लोग उस जगह पर नहीं है। हाँ, क्रिकेट के अंदर क्योंकि वो काम करता है, तो वो क्रिकेट के जो होंगे ना वहाँ के बाहुबली, जो उनके लीडर होंगे, वो उनके बड़े करीब करीब होगा, और वो आगे जाकर कभी फ्यूचर में कहीं आगे निकल सकता है। लेकिन ये क्या है ना कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पर जो है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स में जो लोग आते हैं वो फुटबॉल से रिलेटेड आते हैं यहाँ पर। जो डायरेक्ट प्लेयर्स भी ना, बड़े बड़े फुटबॉलर्स वो आते हैं, क्रिकेटर्स इतने नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्रिकेटर्स का जो क्रेज़ है वो सिर्फ वर्ल्ड कप के टाइम या उनकी ही देश में दिखता है। इंटरनेशनली क्रिकेटर्स का कोई इतना क्रेज़ नहीं है जितना फुटबॉलर्स का है। तो क्रिकेटर्स ना यहाँ के मेंबर बन नहीं पाते हैं। इंडिविजुअल जो प्लेयर्स भी होते हैं ना, जो बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेटर्स के, वो बन नहीं पाते, क्योंकि उनका जो क्रेज़ है ना, अगर आप उसको कंपेयर भी करें फुटबॉलर्स के साथ, तो वो कम है। इसीलिए फुटबॉलर्स की जो लोग टीम ख़रीदते हैं वो उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। खैर चलें, ये सारी बातें हो गई। एक और चीज़ है जो जिसका थोड़ा ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर क्रेज़ है ना, वो टेनिस का है। और आपकी इंडिया से टेनिस में कौन है? सिर्फ एक ही सानिया मिर्ज़ा। वो बहुत नहीं पहुंच सकी, वो एक्चुअली पहुंच सकती थी, अगर वो कुछ गड़बड़ मचाती, कुछ ना कुछ करती, तो वो शायद आगे निकल जाती। लेकिन वो काफ़ी सिंपल निकली इस मामले में। मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे जहन में था कि ये आगे जा सकती है, ये टेनिस के उस हिस्से में घुस सकती जहाँ से वो शायद यहाँ एंटर कर जाती। लेकिन ये कि वो उसने कुछ टाइम टेनिस खेला, फिर उसको इश्क हो गई, और इश्क निकम्मी चीज़ है, उसको इश्क ने निकम्मा कर दिया, और वो बेचारी अब एक बीवी पत्नी
बनकर रह गई, बॉलीवुड के ही पीछे चक्कर काटती रहती हैं। फुटपाथ वाले भाई से एक्चुअली उनका बड़ा खूबसूरत संबंध भी है, यानी बड़े करीब हैं फुटबॉल वाले भाई के। फुटबॉल वाले नहीं, सॉरी, फुटपाथ वाले भाई की। अच्छा, मैं ये वीडियो बंद करती हूँ क्योंकि आज बहुत मेरा बुरा दिन चल रहा है और मैं इससे ज़्यादा यहाँ बात नहीं करना चाहती। कल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कल हम शुरुआत करेंगे अनटचेबल्स ऑफ बॉलीवुड, जो चल रहा था टॉपिक उसको कंटिन्यू करेंगे। और 1 अगस्त आ रही है तो फुटपाथ वाले भाई की ऊपर गाड़ी तो चलानी बनती है, सही है, तो वो भी हम शुरू कर देंगे। बीच बीच में सुशांत से जो भी रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो मैं दूंगी। कहा मैंने ये था कि ये वीडियो छोटी होगी और बोलते बोलते बोलते, जो कि मेरी आदत है, हम एक टॉपिक से दूसरे और फिर फला फला बातें करते करते इस वीडियो को लंबा कर चुके हैं। तो क्या मैं करूँ, मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे बोलते हैं कि छोटी वीडियोस क्या करें, नहीं होती यार मुझसे। मुझे बहुत, मेरा दिल करता है बोलने का, क्योंकि हम लोग जिस जगह से हैं और हम जहाँ पर होते हैं, हम वहाँ बिना मकसद के बोल भी नहीं सकते हैं, हमें उस चीज़ की भी अनुमति नहीं होती है। तो ये मेरे लिए एक वो जगह है, एक वो मेरा ये कैनवस है जहाँ पे मैं आके अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ, अपना दूसरा साइड जो है वो दर्शाती हूँ। वरना यहाँ पर जो मेरा असल रूप है वो बहुत ख़तरनाक है। यानी ख़तरनाक से मुराद ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जब आप एक जगह को हेड कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर, जो भी है, जो है सो है, ठीक है। वीडियो को बंद करते हैं और कल मिलेंगे और हम खोलेंगे राज बॉलीवुड के, ये जो बेकार बेकार खान्स और बच्चन्स और फलाना ढिमकाना है उनके फाइनेंसियर्स के ऊपर, ठीक है। चलें, टाटा।